नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइन। महाराष्ट्र में मुस्लिम संगठनों ने भड़काई हिंसा, जवाब में हिंदू संगठनों ने जब बंद का ऐलान किया तो पुलिस ने किया लाठीचार्ज, कई जगहों पर धारा 144 लागू। यूपी में अमित शाह ने दिया 300+ का मंत्र, विधानसभा चुनाव के लिए बनाई गई रणनीति। अखिलेश यादव ने कहा, हार को देखते हुए भाजपा में मच गई है खलबली। दिल्ली में पॉल्यूशन पर भड़के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कहा इस स्थिति में कैसे जिंदा रहेंगे लोग, जरूरत पड़े तो लॉकडाउन लगाइए, केजरीवाल ने बुलाई बैठक। आधी रात तक एनसीबी ने शाहरुख के बेटे आर्यन से की पूछताछ। आर्यन से पूछा गया कि उसके परिवार को रिश्वत देने के लिए मजबूर किया गया था या नहीं। 26 जनवरी के गुनहगारों को मिला कांग्रेस का साथ। लाल किले के दंगाइयों को पंजाब की कांग्रेस सरकार ने 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान किया, विरोध में उतरी। सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र की। त्रिपुरा में कई दिन से चल रही हिंसा की आग महाराष्ट्र तक पहुंच गई। यहां त्रिपुरा में हुई घटनाओं के विरोध में बंद बुलाया गया था। इस दौरान नांदेड़, मालेगांव और अमरावती में हिंसा फैल गई। ऐसा जबरदस्ती दुकानें बंद कराने के कारण हुआ। हिंसा के विरोध में बीजेपी और हिंदू संगठनों ने आज प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस की प्रदर्शनकारियों के साथ झड़प होने की खबर भी है। वैसे महाराष्ट्र में भड़की हिंसा के बाद पुलिस एक्शन में आई। 100 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई और CCTV फुटेज के आधार पर दंगाइयों की पहचान की जा रही है। मालेगांव में 10 तो नांदेड़ में 5 दंगाइयों को गिरफ्तार किया गया है। खबर यह भी आ रही है कि ये एक प्रायोजित हिंसा थी। दरअसल इसके पीछे रजा एकेडमी का हाथ बताया जा रहा है। डॉक्टर साहब, पहले से प्री प्लान्ड हिंसा के पीछे की क्या वजह हो सकती है? देखिए, वही वजह है जिस वजह से दिल्ली में दंगा हुआ था। अफवाह की राजनीति, माइनॉरिटी अपीजमेंट और घटना कहां की, इंपैक्ट कहां का। त्रिपुरा में एक फेक वीडियो जारी होता है जिसमें यह बताया जाता है कि एक मस्जिद को जला दी गई। वहाँ पे हिंसा क्यों भड़क रही है? वो इसलिए कि त्रिपुरा के अंदर जो बांग्लादेशी मुस्लिम्स जो अलग अलग इलाकों में कब्जा कर रहे हैं, उनके विरोध में वहाँ पे ऑलरेडी कुछ चल रहा था। हिंदू संगठनों ने वहाँ एक रैली की, वहाँ के बांग्लादेशियों ने उस पर पहले हमला किया, वहाँ पे हिंसा भड़की और उसके बाद ये फेक वीडियो कि मस्जिद जला दी गई है वो पूरे देश में फैल गई। तो उसका इम्पैक्ट कहीं और आसपास के इलाकों में होना था, लेकिन इम्पैक्ट हो रहा है कहाँ? महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र में ये रजा एकेडमी वही है जो रोहिंग्या के ऊपर जो कुछ वर्मा के अंदर, म्यांमार के अंदर कुछ हो रहा था, उसको लेकर के आज़ाद मैदान में इन्होंने प्रोटेस्ट किया था, जमकर हिंसा की थी। उस वक्त किसी ने कुछ किया नहीं, कोई एक्शन नहीं लिया गया, इस संगठन को बैन नहीं किया गया और इसलिए ये फिर से आज इसे दोहराया गया। दिक्कत कहाँ हुई? दिक्कत ये हुई कि ये जो प्रदर्शन, जो कल की घटना है, वो मुस्लिम संगठनों ने, वहाँ की जो प्रशासन है उससे कोई बिना परमिशन लिए ये सारा कुछ अंजाम दिया था और हिंदू दुकानों को टारगेट किया गया था। आज खबर इसलिए आई क्योंकि उसके विरोध में हिंदू संगठनों ने एक प्रोटेस्ट और बंद का ऐलान किया था। तो पुलिस मुस्लिम भीड़ के ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन ये जो हिंदू संगठन के लोग जो विरोध कर रहे थे उनकी पिटाई ज़रूर की। अब इसके ऊपर राजनीति हो रही है। कोई भी इस तरह की साजिश रची जाती है, चाहे वो CAA का प्रोटेस्ट हो, चाहे वो अफवाह के नाम पे, पाकिस्तान के नाम पे, अलगाववाद के नाम पे, मुसलमानों के लिंचिंग के नाम पे, जब भी कुछ इस तरह की चीज़ें होती है, यकीन मानिए कि ये पूरी तरीके से प्रायोजित और वेल प्लान्ड होता है। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर मिशन उत्तर प्रदेश 2022 पर। मिशन उत्तर प्रदेश 2022 के लिए बीजेपी तैयारी में जुट गई है। अमित शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं को 300+ का मंत्र दिया। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने समाजवादी पार्टी के गढ़ आजमगढ़ और बस्ती में रैली की। बीजेपी ने पूर्वांचल में अपना पूरा जोर लगा दिया है। इससे पहले अमित शाह वाराणसी में थे, जहां उन्होंने सभी जिलों के पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक की। इस बैठक में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और चुनाव प्रभारी शामिल हुए। अमित शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में
में जीत 2024 के दरवाजे खोल देगी। अमित शाह के दौरे का असर अखिलेश यादव पर साफ साफ दिखा। उन्होंने ट्वीट किया कि यूपी में अपनी हार सामने देखकर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में खलबली मच गई है, इसीलिए हर हफ्ते कोई न कोई दौरा चला आ रहा है। यूपी में भाजपा की हार का डर जितना बढ़ेगा उतने ही यूपी में भाजपा के नेताओं के दौरे भी बढ़ेंगे। डॉक्टर साहब, शाह के चुनावी बिगुल से अखिलेश यादव इतना बौखला क्यों गए हैं? बिल्कुल बौखलाना चाहिए ही, और क्योंकि ये पूरी लड़ाई इस वक्त उसका पूरा जोर वो पूर्वांचल है। पूर्वांचल में जो जीतेगा वही लखनऊ के ऊपर राज करेगा। यही यूपी की राजनीति का दस्तूर बन गया है। अब आजमगढ़ में अमित शाह और गोरखपुर में अखिलेश यादव मौजूद थे, तो आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे की खिंचाई वो ज़रूर करेंगे। अमित शाह का दौरा इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बीजेपी के अंदर भी कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। कई सारे एमएलएज नाराज़ बताए जा रहे हैं, खास करके वो एमएलएज नाराज़ हैं जिनका पत्ता साफ होने वाला है। तो वहाँ एक भगदड़ सी मची हुई है कि पता नहीं किसको टिकट मिले किसको नहीं मिले। और इस तरह के जो विजिट होते हैं, चाहे वो नड्डा साहब का या फिर प्रधानमंत्री मोदी का या अमित शाह का, उससे दो फायदे होते हैं भारतीय जनता पार्टी को। एक, पब्लिक के बीच में इनका प्रचार प्रसार तो होता ही है, ऑर्गेनाइजेशन में ओवर ऑयलिंग जो है चुनाव के इंतज़ाम को देखते हुए वो भी हो जाता है। और तीसरा जो सबसे अहम जो बात होती है कि जितने भी बीजेपी के अंदर भटके हुए जो लीडर्स हैं, जो थोड़ी सी खुराफाती करने में विश्वास रखते हैं, वो भी सतर्क हो जाते हैं। और अखिलेश यादव के साथ समस्या ये है कि वो अकेले ही लीडर हैं समाजवादी पार्टी में जो कैंपेन के लायक हैं। इनके अलावा कोई दूसरा ऐसा व्यक्ति नज़र नहीं आ रहा कि जो कैंपेन करे और पब्लिक का रिस्पांस प्राप्त करे। पारिवारिक पार्टी के साथ यही एक दिक्कत है कि लीडर एक ही होता है, बाकी ऐसा कोई शख्स नहीं होता जो पार्टी को कैंपेन के जरिए कोई समर्थन या कोई सहयोग दे सके। इसलिए ये जो टीस है अखिलेश यादव की कि भारतीय जनता पार्टी से उनकी लड़ाई है और उनके पास इतने सारे लीडर्स हैं, अभी तो सिर्फ 3 का नाम उन्होंने लिया, कई सारे ऐसे लीडर्स हैं भारतीय जनता पार्टी में जो यूपी में जाकर जब कैंपेन करेंगे तो उससे एक अलग तस्वीर उभरती नजर आएगी। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर दिल्ली और एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर। प्रदूषण के चलते एक्यूआई का स्तर लगातार 500 से ऊपर बना हुआ है। इस पर सुप्रीम कोर्ट नाराज है। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से जल्द कदम उठाने के लिए कहा गया है। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा कि ऐसी स्थिति में तो लगता है कि घर में भी मास्क पहनकर ही बैठना होगा। जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वायु प्रदूषण का पहला कारण पराली जलाया जाना है, एसजी ने कहा कि किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए कुछ नियम होने चाहिए जिससे राज्य सरकारें उन पर कार्रवाई कर सकें। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा प्रदूषण में कुछ हिस्सा पराली जलने का हो सकता है, लेकिन बाकी दिल्ली में जो प्रदूषण है वो पटाखों, उद्योगों और धूएं की वजह से है। हमें तत्काल इसे नियंत्रित करने के कदम बताएं। अगर जरूरत पड़े तो 2 दिन का लॉकडाउन या कुछ और कदम लीजिए। ऐसी स्थिति में आखिर लोग जिएंगे कैसे? डॉक्टर साहब, अब तक कोरोना की वजह से लॉकडाउन लग रहा था, अब प्रदूषण की वजह से भी लॉकडाउन लगेगा तो लोग कैसे जिएंगे? देखिए, लॉकडाउन तो लगना ही चाहिए। ये सवाल केजरीवाल से पूछा जाना चाहिए, ये सवाल विपक्ष से पूछा जाना चाहिए कि ये पराली जो कुछ जलाया जा रहा है वो क्यों जलाया जा रहा है। दरअसल ये तो किसान आंदोलन वाले लोग हैं ना, पराली जलाएंगे ये। कहाँ है वो ग्रेटा थनबर्ग, खुद को इन्वायरमेंटलिस्ट कहती है और ये किसान आंदोलन के साथ खड़ी हुई नजर आई थी, टूल किट बांट रही थी। ये तमाम हिपोक्रेट्स, ये लोग कहाँ अपना चेहरा छिपा के बैठे हुए हैं जो किसानों को पराली जलाने की छूट देने के लिए इतना बवाल मचा रहे थे। जो डिमांड्स थी इस किसान आंदोलन की तथाकथित इन दलालों की, उसमें एक ये भी था कि जो पराली जलाने की वजह से जिनके ऊपर जो केसेस लादे गए हैं उन केसेस को ख़त्म किया जाए, ये एक इनका अहम डिमांड है। दूसरी बात, ये जो पराली जो जलाई जा रही है वो किसान संगठन ये कह रहे हैं कि हम प्रोटेस्ट में जला रहे हैं, हमें मुआवजा नहीं मिल रहा है, सही दाम नहीं मिल रहे हैं, इसलिए हम पराली जलाएंगे, ये हमारा अधिकार है। तो जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनको ये बात कहना चाहिए,
कहीं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी। और ये पूछा जाना चाहिए अरविंद केजरीवाल से, जो कूद करके वो चले गए थे किसान आंदोलन में, और वहाँ आजकल तो वो ऐड नहीं आ रहा, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। जब पॉल्यूशन नहीं होता है तो वो ऐड चलता है केजरीवाल का कि उन्होंने कोई जादुई लिक्विड बनाया है कि जिससे किसानों को अगर बांट दिया जाए, किसान उसको पराली के ऊपर छींट दे तो वो पराली जलाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, वो खाद बन जाएगा। वो करिश्मा कहाँ है? जज साहब ने साफ साफ कहा कि दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण का जो सबसे बड़ा कारण है वो इंडस्ट्री है। कौन सी इंडस्ट्रीज? बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज तो है नहीं, स्मॉल मार्जिनल इंडस्ट्रीज, उनको क्या इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिलता है या इस प्रथा को हटा दिया गया दिल्ली के अंदर में? ये कोई सवाल पूछेगा? मीडिया नहीं पूछेगी, क्योंकि केजरीवाल ने उसके मुंह में पैसे डाल रखे हैं। आप गूगल कर लें। सरकार जब बनी, पहली बार जब सरकार बनी थी, पहला फैसला अरविंद केजरीवाल ने यही लिया था कि शीला दीक्षित के समय जो तमाम पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज थी उनको इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेना पड़ता था। एक मापदंड तय होता था कि आप दिल्ली के अंदर इंडस्ट्री तो खोलें, लेकिन आप प्रदूषण का में आपका कोई रोल नहीं होना चाहिए, प्रदूषण का सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़रूरी है। केजरीवाल मुख्यमंत्री बनते ही पहले रिजीम में पहला डिसीजन उसने यही लिया था कि इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की ज़रूरत नहीं है। आप गूगल करेंगे, आपको वो इतिहास सामने आ जाएगा। मतलब ये कि गलती केजरीवाल की तरफ से हो रही है, गलती विपक्ष की उन पार्टियों की है कि जो किसान आंदोलन के साथ है, जो पराली जलाने वाले जो मुख्य जो विलन हैं, जिनको ये लोग अन्नदाता अन्नदाता कह के जिनका जो है मान बढ़ाते रहते हैं, तो इन सब के ऊपर कोई कार्रवाई होगी? या फिर जज साहब ने सही कहा कि उनको घर के अंदर मास्क लगाने की आवश्यकता पड़ जाएगी। आप पराली जलाने वालों को रोकेंगे नहीं, आप इंडस्ट्री के ऊपर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस वाला कानून लगाएंगे नहीं। धूल मिट्टी वो तो है ही नहीं पैसा केजरीवाल के पास, कार्यकर्ताओं को दे देता है इंजन को स्टॉप करने की बात, और कोई काम करेगा नहीं। और भाषण एक से बढ़कर एक देने के लिए हिंदुस्तान में सब तैयार हैं, चाहे वो केंद्र में मंत्री हो, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, चाहे वो दिल्ली का नटवरलाल केजरीवाल हो। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले पर। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जमानत मिल चुकी है, लेकिन हर शुक्रवार उन्हें एनसीबी के सामने पेश होना होता है। इसी के तहत आर्यन खान मुंबई की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश हुआ, जहां इस मामले में उसका बयान दर्ज किया गया। अब खबरें ये भी आ रही हैं कि आर्यन से एनसीबी के डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल संजय कुमार सिंह ने करीब आधी रात तक सवाल जवाब किए। एनसीबी दफ्तर छोड़ने के बाद आर्यन नवी मुंबई के लिए रवाना हो गया। रिपोर्ट्स की माने तो आर्यन से उन परिस्थितियों के बारे में भी पूछताछ की गई जिसमें वो क्रूज पर चढ़ा, उसके ड्रग सप्लायर के लिंक्स और उसके दोस्तों और उनकी ड्रग्स की आदतों के बारे में सवाल जवाब किए गए। बताया जा रहा है कि आर्यन से उन परिस्थितियों के बारे में भी पूछताछ की गई जो समीर वानखेड़े के नेतृत्व में पिछली जांच टीम से उसकी जांच की गई थी, और यह भी पूछा गया कि उसके परिवार को रिश्वत देने के लिए मजबूर किया गया था या नहीं। उससे यह भी पूछा गया कि हिरासत के दौरान उसके साथ कैसा व्यवहार किया गया। डॉक्टर साहब, आर्यन से लगातार पूछताछ हो रही है, कोई नया खुलासा? देखिए, आर्यन को तो 11 से 2 बजे के बीच में एनसीबी दफ्तर पहुंचना है, ये कोर्ट का आदेश है। लेकिन पता नहीं क्यों ये ढिलाई होती है। कल वो पहुंचे 4:30 के आसपास, 6-6.5 घंटे के आसपास जो है उनसे पूछताछ हुई, और जहाँ तक मेरी जानकारी है 11:15 बजे के आसपास वो वहाँ से निकले। कल उनका जन्मदिन भी था, ऐसे ही बीत गया, पार्टी वार्टी करके वो आए होंगे, इसलिए वो देर से जगे होंगे, और वहाँ से वो नवी मुंबई निकल गए। अब कई सारे सवाल किए गए। सबसे बड़ा सवाल कि क्या आप और आपके परिवार या आपके मैनेजर से उगाही का कोई बातचीत, कोई जानकारी आपके पास है? जी। जो सूत्र बता रहे हैं, आर्यन खान ने साफ साफ डिनाई कर दिया कि ये जो आरोप नवाब मलिक के द्वारा लगाए गए, जो बातें कही जा रही है, उसके बारे में उसको कोई जानकारी नहीं है, ना ही इस तरह की कोई बातचीत हुई है। उन्होंने ये भी कहा, जब उनसे ये पूछा गया कि जो समीर वानखेड़े की टीम ने आपसे पूछताछ की उसमें एनसीबी के अधिकारियों का बर्ताव कैसा था, तो उन्होंने बताया कि बहुत ही कोऑपरेटिव, बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे साथ ट्रीटमेंट दिया गया,
हमें कोई शिकायत नहीं है। उनसे यह भी पूछा गया कि भाई दोस्त वगैरह के साथ जो आप वहाँ पे क्रूज़ के अंदर गए तो वहाँ क्या हुआ नहीं हुआ, वो सारी बातें उन्होंने कही, जो बातें एफिडेविट के तहत कोर्ट के अंदर हाई कोर्ट में शाहरुख खान और आर्यन खान की लीगल टीम ने वहाँ पे जमा कराए थे। तो कहने का मतलब ये है कि आर्यन खान का केस वो तो चल ही रहा है। समस्या ये है कि आर्यन खान के नाम पे ये जो नवाब मलिक ने अपनी जो थ्योरी दी थी उसका उन्होंने हवा निकाल दिया अपनी पूछताछ के दौरान। जी डॉक्टर साहब, आखिरी खबर का रुख करते हैं। पंजाब सरकार ने इस साल 26 जनवरी के गुनहगारों को इनाम देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने दिल्ली में ट्रैक्टर रैली के दौरान हिंसा के बाद गिरफ्तार किए गए 83 आरोपियों के लिए आर्थिक मदद का ऐलान किया। पंजाब की कांग्रेस सरकार हर आरोपी को 2-2 लाख रुपए देगी। सीएम चन्नी ने कहा, सरकार केंद्रीय कृषि सुधार कानूनों के विरोध में किसानों के प्रदर्शन के साथ है, उसी के संबंध में ये कदम उठाया गया है। चन्नी ने ये ऐलान ऐसे समय में किया है जब जल्द ही पंजाब में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। कांग्रेस सरकार के इस कदम से नए राजनीतिक जंग की शुरुआत हो सकती है। डॉक्टर साहब, कांग्रेस आरोपियों का इतना आदर सत्कार कौन सी खुशी में कर रही है चुनावी माहौल बनाने के लिए? देखिए, गद्दारी है ये। कांग्रेस पार्टी जिस हिसाब से राजनीति कर रही है, इसका गर्त में जाना बिल्कुल तय है। जो लोग लाल किले के प्राचीर को अपवित्र करने में पूरी तरीके से शामिल थे, जिन लोगों ने तिरंगे का अपमान किया, लाल किला कोई बिल्डिंग नहीं है, हिंदुस्तान की आन बान शान का वो प्रतीक है, जहां से प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस के दिन झंडा फहराते हैं और वहां पे ये लुच्चे लफंगे इस तरह का तमाशा करेंगे। और ये कौन लोग थे? इनकी पूरी की पूरी ये जो इकबाल सिंह जो वो झंडा फहराने के लिए वहां पहुंचा था, इसका पूरा लिंक खालिस्तानियों के साथ निकला है। आपने 83 लोगों को इनाम देने की घोषणा कर दी। क्या कांग्रेस पार्टी में सब अंधे, गूंगे, बहरे, लंगड़े हो चुके हैं? उनको दिखाई नहीं दिया कि यही भीड़ किस तरीके से दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को दौड़ा दौड़ा करके पीट रही थी? लोग जान बचाने के लिए 60-60 फीट नीचे गड्ढे में अपनी जान बचाने के लिए कूद रहे थे। कितने सारे पुलिस वाले वो घायल हो गए और आप उसे इनाम दे रहे हैं इस चीज के लिए। तो कल तो हिंदुस्तान के अंदर में डेमोक्रेसी के नाम पे कोई भी इस तरह का प्रोटेस्ट करे, पुलिस वालों को के ऊपर हमला करे, लोगों के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दे और कांग्रेस पार्टी की सरकार उन्हें 2-2 लाख रुपए जो है इनाम दे। अब यही हाल रह गया है। राहुल गांधी तो इटली में है, हिंदुस्तान में जो कुछ हो रहा है, कांग्रेस पार्टी के लोग मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।